नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आत्मघाती आतंकी थी इशरत जहां। ये इसलिए क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली, जी हां, आज हेडली ने जो खुलासा किया है उस पर भारतीय सियासत में करीब एक दशक से संग्राम चल रहा है। बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए इशरत जहां एक आतंकी थी। पूरा विपक्ष उसकी मुठभेड़ को फर्जी बताने में लगा रहा। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, आइए उनका रुख करते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि क्या इशरत जहां लश्कर की आत्मघाती आतंकी थी, और अगर थी तो क्या विपक्ष अभी तक जो दावे करता रहा उन सब के बाद जो बीजेपी का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए, इशरत को आतंकी बताने के हेडली के बयान में क्या दम है? इशरत का सच सामने आने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी को या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों को जो बिहार की बेटी तक कह डालते थे माफी मांगनी चाहिए? इशरत एनकाउंटर के बहाने सियासी निशाना बन गए हैं क्या मोदी? क्योंकि इशरत एनकाउंटर के बहाने खूब हमला हुआ था उन दिनों उन पर। लगभग जब से ये मामला हुआ था उसके फौरन बाद से फेक एनकाउंटर का मामला और बार बार उन पर उठती उंगलियां। आतंकी साबित होने से फर्जी मुठभेड़ का दाग क्या धुल जाएगा? क्योंकि आतंकी होने पर कई लोग ये कहते हैं कि शक शुबा नहीं है, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ था, जिस तरह से एनकाउंटर में मृत दिखाया गया था, उसको कई लोग फर्जी बना रहे थे। क्योंकि उसके बाद गुजरात पुलिस ने ही एक रिसर्च की थी, एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें यह बताया गया था कि बीते दिन पहले ही दिन मौत हो चुकी थी, बाद में कहीं और ले जाकर मौत दिखाई गई। ये पूरा मामला लेकिन सियासी बनकर इस देश में उभरा। अब लश्कर की आत्मघाती बॉम्बर थी, ये हेडली कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमेरिका में बैठकर भारत में आतंकी साजिश और हमलों की परतें खोल रहे डेविड हेडली ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। हेडली का दावा है कि 2004 की अहमदाबाद मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां लश्कर की आत्मघाती हमलावर थी। नूरजान, इशरत जहां और मुमताज, तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को झकीउर रहमान लखवी कोस रहा था। ये बात उसने आज बताई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे रहे हेडली से उज्जवल निकम ने कुछ सवाल किए। क्या लश्कर में महिला सुसाइड बॉम्बर भी है? नहीं। क्या मुजम्मिल ने तुमसे भारत में किसी ऑपरेशन के बारे में बताया था? हाँ, पुलिस शूटआउट जो किसी नाके पर हुआ था। क्या लखवी ने इस ऑपरेशन की नाकामी के लिए मुजम्मिल से कुछ कहा था? लखवी ने सिर्फ ऑपरेशन की बात की। बाद में मुजम्मिल ने मुझे बताया कि लश्कर की एक महिला आतंकी मारी गई। मैं तुम्हें 3 नाम देता हूँ, बता सकते हो? नूरजहां, इशरत जहां, मुमताज बेगम। उसका नाम था इशरत जहां। हालांकि इशरत के चाची खबर है जहां से जांच की दिशा मुड़ सकती है। जब यहाँ की एनआईए की टीम अमेरिका गई, उस समय भी हेडली ने इस बात का खुलासा किया था कि वो लश्कर तैयबा की सुसाइड बॉम्बर थी। हेडली ने दावा किया कि 15 जून 2004 के दिन इशरत को कुछ नाकों पर पुलिस को मारने के अभियान में लगाया गया था। इशरत जहां मुठभेड़ को विपक्ष और कुछ मानवाधिकार संगठनों ने फर्जी बताया था। मजिस्ट्रेट जांच में इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था, लेकिन जांच पर हमेशा सवाल उठते रहे और अब हेडली के दावों ने उस सवाल को और मजबूत कर दिया है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कुछ ही देर में उज्जवल निकम जी, जिन्होंने एक बार फिर से ये सवाल आज दागे हैं डेविड कोलमैन हेडली के सामने। वो हमारे साथ खास मेहमान जुटेंगे, लेकिन फिलहाल वृंदा ग्रोवर जी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रौफ लाला जी, जो कि दरअसल इशरत जहां के चाचा हैं, वो इस बहस में जुड़ गए हैं। खास मेहमान अली अनवर साहब हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं एक बार वृंदा ग्रोवर जी। आपने आज सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इशरत जहां आत्मघाती लश्कर की आतंकी थी, ये डेविड कोलमैन हेडली ने इसलिए कहा क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन क्या ये प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं होता है कि आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तक पहुंचे? क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग गलत थी, इसलिए यह साबित होता है कि जो जानकारी दी गई है वो गलत है? नहीं, देखिए, मैं ये कह रही हूं कि उनसे सवाल पूछे गए,
हाँ। उन्होंने उन सवालों में साफ स्पष्ट रूप से हेडली ने कहा, मैं नहीं जानता किसी भी लश्कर तोयबा का फीमेल सुसाइड बॉम्बर को। फिर उनसे पूछा गया, क्या आप किसी फीमेल सुसाइड बॉम्बर का नाम जानते हैं? हाँ। उन्होंने कहा, मैं किसी फीमेल सुसाइड बॉम्बर का नाम नहीं। फिर उनसे एक बॉच्ड अप ऑपरेशन का इंडिया में कहीं पर हुआ, तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने सुना है। किससे सुना? ज़कीउर रहमान लखवी और मुजम्मिल भट्ट आपस में बात कर रहे हैं। तो ये उनकी नॉलेज नहीं है, वो अपनी नॉलेज से गवाही नहीं दे रहे। पिछले 2 दिनों में जो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल इंफॉर्मेशन एविडेंस आया है, जिसको लॉ में एविडेंस कहते हैं, जो हम अपने डॉसियर में डाल के पाकिस्तान को दिखाएंगे कि 26/11 में पाकिस्तान का हाथ था, वो उन्होंने वो बातें बताई हैं जिनकी उनको जानकारी है। ये इसकी जानकारी उनको नहीं है। वो कह रहे हैं, मैंने 2 लश्करे के 2 लोगों को बात करते सुना और बाद में मैंने मुजम्मिल से पूछा कि आप क्या बात कर रहे थे, तो उसने कहा, हाँ ऐसे एक बॉच्ड अप। 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है। अभी उसने एक खत्म कर लूं, आप सवाल जितने मर्जी पूछे। उन्होंने अब भी इशरत जहां का नाम नहीं लिया। तो फिर प्रोसिक्यूटर साहब, और वो बहुत वरिष्ठ प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने अभी पद्मश्री उनको मिला है, उन्होंने कहा कि अब ये नाम तो आ ही नहीं रहा किसी भी हालत में। और देखिए, डेविड हेडली ने पिछले 2 दिन में जो गवाही दी है वो नामों से भरी हुई है। उनकी बहुत जबरदस्त याददाश्त है, वो किसी का भी नाम। तो ये शमीमा थी, इशरत जहां की मां थी। अचानक उनकी बात आ गई थी, इसीलिए आपकी बात हम लोग पूरी सुन नहीं पाए। लेकिन इशरत जहां की मां का ये कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। मैं इस पर लौटूंगी और उनके चाचा हमारे साथ हैं, मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है। लेकिन वृंदा ग्रोवर जी, जब 26/11 पर डेविड कोलमैन हेडली की बात पर हम भरोसा करना चाहते हैं, तो जब इशरत जहां पर वो कोई नाम चलिए सजेस्ट करने पर ही बोलता है, तो उस पर हम क्यों ना यकीन करें? मतलब या तो हम सेलेक्टिव होकर सोचें, या फिर दूर अमेरिका में बैठा, एक सेकंड, दूर अमेरिका में बैठा नहीं हो सकते, दूर अमेरिका में बैठा डेविड कोलमैन हेडली को हिंदुस्तान से अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ना वो फिजिकली हिंदुस्तान के हाथ कभी आएगा, ये हम सब जानते हैं। तो फिर डेविड कोलमैन हेडली आखिर क्यों सजेशन देने पर भी एक नाम लेता है? क्या मकसद हो सकता है? क्या फायदा हो सकता है उसको? आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं हेडली को क्या फायदा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जो बोल रही हूं आप समझिए थोड़ा। 26/11 में जो उसने हमें एविडेंस दिया है, वो उसने कहा है, मुझे मालूम है कि ISI के इस जनरल ने, इस रिटायर्ड जनरल ने लश्कर को ये दिया। ये सब बातें उसकी नॉलेज में है। गवाह कौन होता है कानून में? जिसकी आंखों के सामने कुछ हुआ हो, जिसने अपने कानों से कुछ सुना हो, या जिसने कुछ किया हो। ये कह रहा है कि मैंने ये बातें ISI और लश्कर के बारे में मुझे मालूम है, अपनी जानकारी है, दिस इज हिज नॉलेज। इशरत वाले मामले में वो क्या कह रहा है वो बिल्कुल भिन्न है। 1 मिनट, आपने सवाल पूछा है, जवाब तो ले लीजिए। पहले आप बुलाते हैं फिर जवाब नहीं लेते हैं। इशरत वाले मामले में वो कह रहा है, मुझे XY ने बताया। इसको कानून में हियर से एविडेंस कहते हैं, इसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ये फर्क है जो वो 26/11 में बोल रहा है और जहां। दूसरी बात, वो अप्रूवर है 26/11 में। अप्रूवर के बयान को उतनी ही मान्यता दी जा सकती है जिसकी हर बात को कोरोबोरेट किया जा सके। और तीसरी बात, इस देश का कानून 2014 में नहीं बदला, संविधान भी नहीं बदला। इशरत जहां टेररिस्ट है, इसका कोई आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं है। हेडली के पास भी सबूत नहीं है। कह रहा है मैंने 2 लोगों को बात करते सुना। ये सबूत नहीं है। एक सबूत है जो उसने खुद जानकारी है उसको, क्योंकि कोरोबोरेटिव एविडेंस इस पूरे मामले में ठीक है बनाना चाहता हूं। हाँ, नहीं, एक सेकंड कोरोबोरेटिव एविडेंस पर मैं आना चाहती हूं। गाजवा टाइम्स है जो कि जमातुद दावा का माउथपीस है, उसने 2004 में कोरोबोरेटिव में क्यों नहीं, अगर टाइम्स की वेबसाइट इज नॉट कोरोबोरेटिव एविडेंस। अगर इस तरह की जानकारी आती है, का लॉ नहीं बदल सकती किसी पार्टी को सूट करने के लिए। नहीं, आप नहीं बदल सकती, कोई और भी नहीं बदल सकता कोरोबोरेटिव एविडेंस। लेकिन अगर 2004 में गजवा टाइम्स, एक सेकंड गजवा टाइम्स जो कि जमातुद दावा का माउथपीस है, उसमें लिस्ट किया जाता है इशरत जहां को, रिट्रैक्ट कर ली। फिर 2009 में FBI इसकी जानकारी देता है। उसी गजवा टाइम्स ने वो
मैं एक जज्बा टाइम अब मुझे अन्य लोगों के पास ठीक है मैं एक बार अन्य लोगों के पास जाना चाहती हूँ। रिट्रैक्ट भी किया, पूरी बात बोलिए क्योंकि आप न्यूज नहीं, हाँ वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो विड्रॉ किया, रिट्रैक्ट किया। पार्टी नहीं, आप न्यूज एंकर हैं। हाँ नहीं ठीक है, हम लोग सही जानकारी ही दे रहे हैं, लेकिन शुरू में डाला गया था वो रिट्रैक्ट करने पर आप एविडेंस दिखा दीजिए वृंदा ग्रोवर जी, आप एविडेंस दिखा दीजिए कि उसे रिट्रैक्ट किया गया है, तो हम दिखा देंगे। हमारे पास जितनी जानकारी है वो हम दिखा रहे हैं, उसी के वेबसाइट पे हमारे पास हमारी रिसर्च टीम जितनी जानकारी दे रही है मैं फिलहाल दिखा रही हूँ। रिट्रैक्ट किया गया है, आप एविडेंस दीजिए। उसी के इसी वेबसाइट पे है, अंजना कश्यप जी, रिट्रैक्ट किया गया है, आप एविडेंस दीजिए। ठीक है, 1 घंटा है आपके पास, इसी के वेबसाइट पे रिट्रैक्ट करने का न्यूज था। एक सेकंड अब अखिलेश जी कुछ लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हेडली क्या कहने वाला है, हैरान हूं उन्हें कैसे पता चला, ये संदीप दीक्षित जी ने कहा है। अब आप समझा दीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो साहब, क्या इशारा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। देखिए हमारा आपसे पहले अनुरोध है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन पूछे थे शुरू में जो जनता से ओपिनियन के लिए, उससे लग गया था कि आप किस एंड पे बस ले जाना चाहती हैं, तो हमें अगर आप बोलने का अवसर देंगी तो हम बोल लेंगे। नहीं सुनिए, मैंने पहले ही कहा कि हमें बोलने का अवसर दें। आपसे एक आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं कि अपनी बात आप आपत्ति थी, आप भी दर्ज कर लें, हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अगर हमें आप बोलने का अवसर दें निर्बाध रूप से तो मैं बोलूंगा। अपनी बात रखें, लेकिन हर बात पर दूसरे पर सवाल खड़ा करके जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी अपनी मिट्टी कमजोर होती है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी चिंता मत करें, जो देश का दुश्मन है, जो साजिश करता है, जो आतंकी है, उससे आप बोल रहे हैं कि उसके बारे में कह रहे हैं कि पहले से जानकारी दी गई थी। क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित, बताइए। आप खामोश रहें, जवाब ले लें, आप खामोश रहें। पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए मैडम, इसका 2 पक्ष है। एक पक्ष है फर्जी इनकाउंटर, एक पक्ष है वो टेररिस्ट है कि नहीं। पहले मेरे सवाल जवाब दे रहा हूं मैं दोनों हिस्सों पे पेशेंस रखिए, जवाब दे रहा हूं। पहले मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, पेशेंस रखिए। एक मैंने गिनाया ना, एक पक्ष है फर्जी इनकाउंटर जिसपे कोर्ट तय कर चुका है कि वो फर्जी इनकाउंटर था। हेडली ये बोलने वाला है, ये किसने बताया संदीप दीक्षित को? प्लीज, मैंने बोला बीच में कि अगर आप मुझे बोलने देना चाहती हैं तो मुझे बिठाइए, अन्यथा कहिए मैं काला टेप लगा के बैठा रहा हूं। नहीं, काला टेप नहीं सर, मेरी बात होने दे पहले। किसने बताया संदीप दीक्षित को? आप सेलेक्टिव कैसे पूछ सकती हैं? मेरा बिल्कुल पूछिए, जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा। सर सवाल भी आप तय करेंगे, सवाल भी आप तय करेंगे। आप सवाल जो करें, आप सवाल जवाब आपका दे रहा हूं। नहीं, आपको सवाल का जवाब तय करना होगा। देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा में ऐसा मुद्दा आप कैसे कर सकते हैं? बताइए। नहीं सर, आप मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। मैं दे रहा हूं। किसने बताया संदीप दीक्षित को? बोलूं अन्यथा मैं बैठा रहूं। अगर आपको खामोशी से मेरी बात सुननी है तो आप सुने। खामोशी पसंद है आपको, पता है। किसी भी चीज के 2 पार्ट होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरा कोर्ट का वर्डिक्ट। जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए तब तक किसी पे कुछ भी आप बहस कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक था इनकाउंटर जो फर्जी था, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था हाई कोर्ट तक से, उसके आगे प्रोसिक्यूट न करने का मोदी की केंद्र की सरकार ने रोक लगाई। दूसरा पक्ष है इशरत जहां टेररिस्ट है कि नहीं है, ये जांच एजेंसियों और अदालत में अभी इस पे विचार होना है। किसी ने आपकी ही बात माने, किसी ने अगर कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो इन सारे चीजों का अगर हेडली ने कहा, इशरत जहां की मां का भी बयान आपने सुनाया है, ये जांच एजेंसियां बताएंगी, अदालत तय करेगा। हम आप अभी कौन होते हैं कुछ कहने वाले, लेकिन हाँ इनकाउंटर पे कहने वाले हैं, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर। एक ब्रेक के लिए। गुजरात पुलिस के अधिकारी 8 साल जेल में रहे हैं। डीजी वंजारा से लेकर क्या प्रतिक्रियाएं पूरे मामले पर आ रही हैं, आइए जल्दी से पहले सुन लेते हैं। मामला पॉलिटिसाइजेशन के अंतर्गत ये दूसरी दिशा में ले जाया गया था, और जेन्युइन एनकाउंटर होते हुए भी ये एनकाउंटर फेक है। इस प्रकार के केसेस गुजरात पुलिस के खिलाफ खड़े किए गए, फेक केसेस। एनकाउंटर्स वर नॉट फेक, एनकाउंटर्स वर जेन्युइन। लेकिन गुजरात पुलिस के खिलाफ जो केस किए गए वो फेक थे। इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव थी कि नहीं, डेविड कोलमैन हेडली ने कहा है जरूर सरकार उसकी जांच करे, पर अगर आप उस बयान का इस्तेमाल
इस बात के लिए करेंगे कि एक फर्जी मुठभेड़ को आप सही बताने की कोशिश करेंगे तो भारत का कानून उस चीज की इजाजत नहीं देता। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, सबसे पहले अब मैं आपके पास आना चाहती हूं, जिसके बाद अली अनवर साहब फौरन, मुझे पता है सर बहुत इंतजार किया आपने, मैं फौरन उसके बाद आऊंगी। शाहनवाज जी, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि सरकार और हेडली के बीच में जो डील हुई है उस पर आप बता दें देश को कि क्या आपने डील की है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो वृंदा ग्रोवर जी का कहना है कि हियर से, उसमें भी डबल हियर से, मतलब मुजम्मिल, उधर ज़कीउर रहमान लखवी गुस्सा था कि मुजम्मिल का जो प्लान था, आतंकी हमला था, वो बॉचअप हो गया, नहीं हो पाया ठीक से, उसके बाद उसने उसको बताया, उसने डबल हियर से का मामला है, इसलिए वो कह रही है ये भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। जो अखिलेश जी का अखिलेश जी का सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि आतंकी थी या नहीं अलग मुद्दा है, फर्जी एनकाउंटर था या नहीं अलग मुद्दा है, और फर्जी एनकाउंटर के सवाल पर वो आज भी कायम है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने ही बाद में जांच करके बताया था कि कैसे एक दिन पहले अहमदाबाद में मार दिया गया था, राइगर मोर्टिस बॉडी का पहले हो गया था, उसके सेटिंग टाइम से पता चल गया कि जो एनकाउंटर का वक्त दिखाया जा रहा था और जो मौत का वक्त था सेम नहीं था। तीनों सवालों पर सीधा जवाब आपका। देखिए, पहले भी कहा है कि अभी भी कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आ रही है। इनको सियासत करनी है, चाहे सियासत के लिए वोट की राजनीति को ध्यान में रखकर बयान देना, ये कांग्रेस की आदत है। पहले भी जब 2 तरह का एफिडेविट दिया था भारत सरकार ने, हाँ। पहले आईबी ने जो एफिडेविट दिया था, बाद में जब एनआईए के लोग जाके हेडली से मिलकर आए थे तो उसको हाँ। चिदम्बरम ने अपने दबाव में, राजनीतिक इस्तेमाल में उसको बदलवाने का काम किया था। अभी साफ है कि क्या अब हेडली ने कहा कि वो आतंकी थी, वो इस पर भी अगर इनको डिबेट करना है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, वो फर्जी एनकाउंटर पे अखिलेश जी का कहना है कि आतंकी थी भी, तो फर्जी एनकाउंटर क्यों दिखाया गया? कुछ न कुछ अभी भी फर्जी एनकाउंटर और एनकाउंटर की बात हो रही है। पूरी साजिश थी कि उस एनकाउंटर के नाम पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को फंसाया जाए, और इसको लेकर आईबी और इनकी सीबीआई में दोनों में जंग भी हुई। आईबी ने जो पहली भारत सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया था कोर्ट के अंदर, उसमें ये कहा गया था कि ये एनकाउंटर हुआ है, उसका रिलेशन था, ये खुद कांग्रेस की सरकार के जमाने में दिया गया। बाद में जब सीबीआई की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट में तो नहीं बताया ना सर, बाद में तो पूरी तरह से ये सरकार लगी थी कि किसी तरह नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को फंसाकर चुनाव के अंदर जाए। ठीक है, सवाल ये है कि अगर हेडली ने कहा है या उनकी और बातें हैं, वो उन सारी बातों के बाद अगर राजनीति करनी अन्य मुद्दों पर कीजिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राजनीति करनी है। अगर राजनीति करनी है तो इस पर कम से कम टेररिज्म पर, आतंक पर कोई सियासत मत कीजिए। अली अनवर जी कांग्रेस से कहना चाहते हैं। नहीं, अली अनवर जी माफी मांगेंगे आप बिहार की बेटी बोलने के लिए माफी मांगेंगे, बीजेपी का ये कहना है। शाहनवाज जी है लगे हाथ, माफी मांग सकते हैं। अंजना जी, हाँ सर, देखिए जो ये हेडली है वो कोई हरिश्चंद्र के अवतार ये नहीं है, हार्ड कोर टेररिस्ट है, अप्रूवर बन गया है। अभी ये मामला वो टेररिस्ट है कि नहीं ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा। और सुनी सुनाई बात पर कितना कोर्ट यकीन करेगा, अब तो कोर्ट फैसला के बाद आएगा। बात जो आप कह रही हैं कि बिहार की बेटी, तो बिहार की बेटी तो है, ये तो फैक्चुअल है, आप भी बिहार की बेटी हैं, हम भी बेटा हैं, तो इस फैक्ट को तो कोई नहीं बदल सकता है। और कुल मिला के हम सब लोग हिंदुस्तान के बेटे बेटियां हैं। तो जेडीयू अपने बयान पे कायम है, फर्जी जेडीयू अपने बयान पे कायम है। इशरत जहां उनका महिमा मंडन वो करेंगे, वो कहेंगे कि वो बिहार की बेटी है। जाने दीजिए, हाँ अंजना जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। बीजेपी पद्म भूषण का जेटली को हेडली को पद्म भूषण का अवार्ड दे दे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोर्ट तय करेगा कि वो ठीक ही नहीं। हम लोगों का स्टेक ये है कि फर्जी इनकाउंटर ये हुआ है, और ये कोर्ट ने अभी जो
बोल रहे थे आईपीएस अफसर, वो जेल में रहे हैं, दूसरे लोग जेल में रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है वहाँ गुजरात में फर्जी इनकाउंटर की, सीरीज ऑफ फर्जी इनकाउंटर्स हैं गुजरात में। शाहनवाज जी, पुलिस ने, सीबीआई ने भी रिपोर्ट की अंजना जी, अगर हेडली को कहा जा रहा है कि पद्म भूषण दे दें और इशरत जहां को ये बहुत बड़ा तमगा दे दें, तो इतना अगर हेडली ने बयान दिया तो कहाँ पद्म भूषण दिया जा रहा है? पद्म भूषण का तो सम्मान कीजिए। जिन लोगों को पद्म भूषण मिलता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और हेडली ने गवाही दी है कोर्ट के अंदर। इस तरह की बातें कह के आप इस मुद्दे को भटकाना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि पहले एनआईए ने भी माना था, पहले भारत सरकार के एफिडेविट में भी दिया गया था, सुने नहीं थे, और एफिडेविट में भी दिया गया था और आईबी की रिपोर्ट में भी दिया गया था। बाद में कांग्रेस ने सियासत की। आपने तो कोशिश किया कि नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को गुजरात में इस मुद्दे पर फंसा दिया जाए, लेकिन उसका कोई फायदा आपको हुआ नहीं। एक सेकंड, कम से कम राजनीति कीजिए, लेकिन आतंक पर, टेररिज्म पर राजनीति मत कीजिए। सवाल ये है, हेडली ने जो बातें कही हैं, आप जाइए कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल दीजिए। आप कहिए कि हम भी एक पार्टी हैं, हम हेडली के लिए ये कहना चाहते हैं, जाइए आप कोर्ट के अंदर। लेकिन देश इसके लिए क्षमा नहीं करेगा कि आप जो आतंक में शामिल हो, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आतंक में शामिल होगा, उसके साथ कांग्रेस खड़ी हो रही है। ये शर्म की बात है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां खामोश रहे। एक सेकंड, अली अनवर जी, अखिलेश जी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खामोश रहे। सर आज दोनों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। एक सेकंड, दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले अली अनवर जी, आपके पास आते हुए, क्या फर्जी एनकाउंटर का मामला छोड़ दीजिए, उस पर मैं सवाल नहीं कर रही हूं, उस पर अगला सवाल होगा, क्या इशरत जहां आतंकी थी? ये फैसला मैंने अंजना जी पहले ही कहा कि ये फैसला कोर्ट को करना है। कंट्राडिक्टरी बातें आई हैं। सीबीआई ने तो जब अपनी रिपोर्ट में कह दिया है, वो मानने को तैयार नहीं है। हेडली भी कह रहे हैं कंट्राडिक्टरी बातें। तो 26/11 पर आप हेडली की बात मानेंगे, इस पर नहीं मानेंगे? ठीक है 26/11 पर काउंटर, सर 26/11 पर आप हेडली की बात मानेंगे? हमारे मानने कोर्ट में है, कोर्ट में है। ठीक है, यही सवाल अखिलेश जी आपके सामने। कोर्ट कितना यकीन करता है? अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूं जनाब। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अनवर भाई खामोश, मैं दे रहा हूँ। ठीक है अखिलेश जी, क्या वो आतंकी थी या नहीं? अगला सवाल फर्जी एनकाउंटर पे होगा। जी अंजना जी, 26/11 में हेडली एक पार्ट था और आतंकी थी कि नहीं, मैंने पहले भी कहा, यह जांच का विषय है। जांच एजेंसियां, सरकार जांच करा ले, अदालत उसको जो चाहे फैसला सुना दे, ये उसका विषय। एक जांच हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला सुना चुका है कि वो इनकाउंटर फर्जी था। ये दोनों में इतना बड़ा अंतर है और समान अंतर नहीं है ये। उस अंतर को हम समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक इनकाउंटर हुआ, एक इनकाउंटर हुआ जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लिया, हाई कोर्ट ने मॉनिटर किया उस इन्वेस्टिगेशन को और हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, बताया कि हाँ फर्जी इनकाउंटर है, जिसको फिर मोदी जी दिल्ली में आने के बाद प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दिए। ये दोनों में इतना बड़ा डिफरेंट है कि एक प्रूफ हो चुका है, एक का प्रूफ होना बाकी है, जिसका बाकी है वो मोदी जी प्रूफ करा रहे हैं। किसने रोका है? मानेंगे नहीं, कांग्रेस मानेगी नहीं। की बात है, किसी भी बात पे जांच करके प्रूफ कर अदालत में ले जाए। कांग्रेस ये तो आगे अभी काम बाकी है। भी राजनीति करना चाहती है। ये राजनीति नहीं है, क्या राजनीति नहीं है? आप कह रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जिस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप जिस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, यही हालत होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देश में आपने अब फर्जी इनकाउंटर पर चले गए, सवाल आपसे पूछा गया कि अगर उस वक्त आपकी इंटेलिजेंस थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार में इंटेलिजेंस ने कहा, आईबी ने कहा कि उनका वो शामिल है, कांग्रेस की सरकार में कहा। क्यों कहा? जवाब दीजिए। आप फैसला करा दीजिए ना। नहीं, आप जवाब दीजिए। आप डायरेक्ट कह दीजिए ना, दाखिल कर दीजिए, आप कह दीजिए शहीद। अरे अखिलेश जी, आपको कहना, आप शहीद कह दीजिए, दे दीजिए और आप शहीद कर दीजिए, आप शहीद कह दीजिए और उनका जन्मदिन मनाइए, शहादत दिवस मनाइए, आप कह दीजिए। अगर कांग्रेस को यही करना है तो कह दीजिए। आप तो अफजल गुरु को भी, आप जैसी सोच के लोग हैं जो अफजल गुरु को भी शहीद बता रहे हैं। आप तो मकबूल भट्ट को भी शहीद बताने वाले लोग हैं। आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा। एक बार राउफ जी के पास, राउफ लाला जी, राउफ जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ।
क्या ये सच नहीं? आपने पूरी बहस सुनी है, आपने पूरी बहस सुनी है, खूब सियासत इस मुद्दे पर हुई है। चूंकि आप इशरत जहां के चाचा हैं, सर मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाहती हूं, इशरत जहां की मां ने खुद एनकाउंटर के बाद ये कहा था कि हाँ मेरी बेटी गलत संगत में पड़ गई थी, गलत गतिविधियों में उलझ गई थी। इस नई जानकारी के बाद आप लोगों की जिंदगी कैसे बदली है और क्या अब आप ये मानने को तैयार है कि आतंकवाद में वो जुड़ गई थी? नहीं, देखिए अंजना जी, ऐसा है कि आपसे मुराद मतलब आज तक ने तो डे वन से ये कोशिश की कि इशरत जहां पे आतंकवादी का होने का ठप्पा मोहर कर दे, लेकिन बहरहाल 10 साल से आप लोग जो थे इसमें सफल नहीं हो पाए। ये एक अफसोस की बात है आपके लिए। बहरहाल मैं ये बताऊं कि 2 लड़ाई हम लड़ रहे थे 10 साल से। एक लड़ाई हम ये लड़ रहे थे, हम कह रहे थे कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये मुठभेड़ नहीं है, ये फर्जी मुठभेड़ है, ये हत्या है, इसको मतलब पकड़ के इशरत को इलीगल डिटेन करके मारा गया। रऊफ जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? से कह रहे थे रऊफ जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने तो बहुत देर से सुना आपको अंजना जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। रऊफ जी, ये जो आरोप आप आज तक पर लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? आप बड़ी पत्रकार है, बोलिए। आप बड़ी पत्रकार हैं, आप बोलिए जी। रऊफ जी, ये जो आज तक पर आप सबूत बताइए। मतलब सवाल ये है ना सर, सबूत मेरे सवाल से मत भागिए मैडम, मैं आपको हमारे पास इशरत जहां जी की माँ का, इशरत जहां की माँ, एक सेकंड सर, इशरत जहां की माँ की वाइफ क्यों भाग रही हैं अंजना जी? आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, बड़ा और छोटा नहीं होता है। भागती हैं? चलिए जवाब दीजिए। आप जवाब से क्यों भाग रही हैं? जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं मैडम, आप जवाब से क्यों भाग रही है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जवाब तो सुन लीजिए आप। मैं आपको आधे घंटे से सुन रहा हूं यहाँ बैठ के, आप थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जब हम बॉडी क्लेम करने वहां पर पहुंचे थे, गुजरात जब हम पहुंचे थे, ये वंजारा साहब, नरेंद्र अमीन और ये जितने लोग हैं, ये सारे कातिल जो है वहां पर थे। इन्होंने हमको 8 घंटे वहां डिटेन करके रखा था। सारा मीडिया पूरा बाहर था, सिर्फ एक चैनल आज तक को उनको अंदर बुलाया गया। इशरत की मां को ऊपर वंजारा लेकर गए हैं, सिंघल लेकर गए हैं, और ऊपर जाके वो लेडी जिसकी बच्ची का देहांत हो गया था, जिसको कत्ल कर दिया गया था, घर की कमाऊ पूथी, वो डिस्टर्ब मां को ऊपर ले जाके अलग अलग उल्टे सीधे सवालात करके इन्होंने एक रिकॉर्डिंग की। और वो सिर्फ एक ही चैनल आज तक था जिसने उस रिकॉर्डिंग को चलाया, और चलाने के बाद आपके आपके लगाए हुए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। रऊफ लाला जी, बहुत अफसोस के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि जब सच्चाई का सामना करने की घड़ी आई है तो आप दूसरे पर कीचड़ उछालना चाह रहे हैं। हमें आपकी आवाज, अभी हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, साफ साफ शब्दों में कहना पड़ रहा है रऊफ लाला जी, कि जब सच्चाई से सामना हो रहा है तो आप दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मां के मुंह में कोई शब्द नहीं डाला जा सकता है। अगर कोई मां खुद ही अपनी बेटी को आतंकी बता रही है और कह रही है वो गलत गतिविधियों में उलझ गई है, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी उस मां की होती है। कोई मां से ऐसी बात बुलवा लेना मुमकिन नहीं है किसी भी पत्रकार के लिए। मां इतनी बड़ी चीज होती है, उसको छोटा मत बनाइए आप। शायद मुझे लगता है कि आप जिस तरह की कीचड़ उछाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, आपको फिर से सोचना चाहिए। बहस हमें यहीं पर अंत करना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब देखते रहिए आज तक। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where